बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल विनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बताएंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। बच्चों, एक बात और है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज। एक परमाणु का द्रव्यमान केवल प्रोटॉन के द्रव्यमान पर ही निर्भर नहीं होता बच्चों। परमाणु का द्रव्यमान केवल प्रोटॉन पर ही निर्भर नहीं होता, वो न्यूट्रॉन पर भी निर्भर होता है। उसमें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। जैसे एक कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, अतः इसका परमाणु द्रव्यमान 6 म्यू होना चाहिए, ठीक है। परंतु कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 म्यू है। क्यों? इसमें अतिरिक्त 6 म्यू इकाई द्रव्यमान कैसे आया? ठीक है, वैसे तो प्रोटॉन 6 है तो 6 होना चाहिए, लेकिन 12 है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें अतिरिक्त 6 म्यू द्रव्यमान कैसे आया और कहाँ से आया? इस समस्या का समाधान अनपरमाणुक कण न्यूट्रॉन की खोज से हुआ। अनपरमाणुक कण न्यूट्रॉन की खोज से हुआ। जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तब ये पता चला कि परमाणु में न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का योग ही परमाणु का द्रव्यमान होता है। इंग्लिश वैज्ञानिक सर जेम्स चैडविक ने सन 1932 में 1932 ईस्वी में बेरिलियम, बोरॉन आदि पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर पाया कि परमाणु में एक अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन न्यूट्रल कण भी विद्यमान है। इन सूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहा गया, ठीक है। और अनेक क्रियाओं के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि न्यूट्रॉन भी परमाणु का अनिवार्य घटक होता है। अनिवार्य घटक होता है, अर्थात न्यूट्रॉन परमाणु का वह अनिवार्य घटक है जो विद्युत उदासीन है। बच्चों, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। प्रोटॉन में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, तथा इसमें कोई आवेश नहीं है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान 1 म्यू इकाई है। केवल हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर सभी तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन होता है, केवल हाइड्रोजन परमाणु में नहीं होता। अतः एक परमाणु के महत्वपूर्ण उप परमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। कौन कौन है महत्वपूर्ण कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यही उप परमाणु कण होते हैं। अब परमाणु के मूल कण पे आते हैं। मूल कण कौन कौन से होते हैं? वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु में, ठीक है। अब चलते हैं, ये है मूल कण, इलेक्ट्रॉन है, इसका प्रतीक ई होता है, ऊपर ऋणावेश होता है। इनका आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋणावेश होता है, ठीक है। और द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नहीं के बराबर होता है। ग्राम में 9.109 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है, मतलब 0.005486 AMU, मतलब नहीं के बराबर इनका द्रव्यमान होता है। ये मान के चलना होता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। इसकी खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन ने की थी। दूसरा है मूल कण प्रोटॉन है, इसको स्मॉल p होता है और ऊपर प्लस का चिन्ह होता है, या फिर H+ होता है, इधर बाईं ओर नीचे की ओर 1 होता है। ये इसका प्रोटॉन का प्रतीक है। इसका आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का धनावेश, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है।
बस अंतर ये होता है, इसमें ऋण आवेश होता है, इसमें धन आवेश होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, या इस तरीके से भी लिखते हैं 1.00727 AMU। इनकी खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड ने किया था। तीसरा है न्यूट्रॉन। इसको स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। इनका प्रतीक क्या है? चिन्ह एन है। हाँ, आवेश इसमें शून्य होता है। इनका द्रव्यमान कितना होता है? 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.00867 AMU। इनकी खोज किसने की थी? चैडविक ने किया था। अब ये MU क्या है? AMU को हमने एक वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था। AMU को यूनिफाइड मास द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तत्व के परमाणु द्रव्यमान। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। मतलब किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, दोनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। वही जो योग होता है वही वास्तव में परमाणु का द्रव्यमान होता है। प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का आपेक्षिक मतलब रिलेटिव द्रव्यमान 1 होता है, 1 होता है। कार्बन में 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होगा। दोनों जुड़ जाते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। 6U प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है प्लस CU न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होता है। दोनों जुड़कर 12U होते हैं। कार्बन का 12 होता ही है। इसी प्रकार नाइट्रोजन परमाणु में 7 प्रोटॉन होते तथा 7 न्यूट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 14U होगा। सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते, अतः इनका परमाणु द्रव्यमान 23 होगा, 23U होगा। इसी तरह से निकाला जाता है परमाणु द्रव्यमान। अब चलते हैं परमाणु की संरचना पर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। बहुत से वैज्ञानिक ने अपने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। इन लोगों ने बताया कि 3 उप परमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे व्यवस्थित मतलब अरेंज रहते हैं। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु की संरचना। इस परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये किस तरीके से मतलब सुव्यवस्थित होते, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। सर जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। सबसे पहला मॉडल संरचना से संबंधित किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। अब चलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। परमाणु के मूल कणों की खोज के बाद सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। परमाणु के मूल कणों की खोज करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज का पता चल गया, तो उसके बाद इन्होंने 1898 में इन्होंने परमाणु संरचना संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। इनके अनुसार परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण है। ये परमाणु है, ये गोलाकार है, हाँ, बहुत ही छोटा होता है, हाँ, और विद्युत उदासीन कण है ये। बिल्कुल ये तरबूज की तरह गोलाकार उदासीन है ये। हाँ, ये बाहरी रूप है। अब अंदर से जैसे तरबूज में लाल भाग होते हैं, खाने वाले होते हैं,
ये लाल भाग है खाने वाला है, और इसके बीच बीच में जो है काले बीज तरबूज के धंसे रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, मतलब लाल भाग में धंसे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये खाने वाला लाल भाग है। ये धनावेश है। हाँ, धनावेश तरबूज के खाए जाने वाले भाग की तरह है ये धनावेश, और ये जो काले काले बीज है तरबूज के बीज की तरह, ये इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ये धंसे हुए हैं। ये क्लियर हो गया। जब थॉमसन ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था तो उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी बच्चों, न्यूट्रॉन का आता पता भी नहीं था। ऋण और धन आवेश परिमाण में बराबर होते, मगर वही आवेश अलग अलग होता है। हाँ, ऋण और धन आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं, अतः परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। दोनों एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, उदासीन होते हैं। थॉमसन मॉडल से परमाणु उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, परंतु यह रदरफोर्ड की अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। थॉमसन मॉडल जो है उदासीन होने का तो व्याख्या हो गई कि ये उदासीन होता है, लेकिन रदरफोर्ड की अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या न कर सका था। थॉमसन मॉडल रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग और नाभिक की खोज। इसी में ही नाभिक की खोज का पता चला बच्चों। जब रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जब होने लगा तभी नाभिक की खोज का पता चला। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये एक सोने की पतली पन्नी, एक पन्नी जैसी होती, जितनी पतली होती उसी तरह ये सोने की बारीक पतली पन्नी है। ये पतली पन्नी है। इस पर अल्फा प्रकीर्णन जो किया गया, मतलब अल्फा किरणों को मतलब बौछार मारा गया। हाँ, अल्फा किरणों का बौछार किया गया, तो इसमें ये देखा गया कि बहुत कम ही जो है किरणें जो है पन्नी को भेद कर बाहर निकल जा रही। ये अल्फा किरणों का जो आकार होता है बच्चों, वो बहुत ही छोटा होता है, यानी मतलब सोने की बारीक पतली पन्नी से भी छोटा होता है, उसको मतलब भेद कर निकल जाते हैं। तो ये कुछ किरणें ही जो थे जो मतलब आर पार हो गए, कुछ हैं मतलब इस तरीके से कोण बना लिए, कुछ हैं इस तरीके से कोण बना, कुछ वापस आ गए। हाँ, इस तरीके से सोने की बहुत ही पतली पन्नी है ये नाभिक है। ये नाभिक है। अल्फा कणों का प्रकीर्णन हो रहा है, मतलब बौछार लगाई जा रही है। सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कणों का ये प्रकीर्णन है। अब इस तरीके से रदरफोर्ड ने जब ये प्रयोग किया तो उन्होंने जो देखा तो उसको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना सिद्धांत इस प्रकार प्रस्तुत किया। जो रिजल्ट उन्होंने देखा उसका एक सिद्धांत बना लिया। सिद्धांत तो वो इनका सिद्धांत परमाणु संरचना के आधार पर था। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। उनके सिद्धांत में क्या क्या बातें हैं ये देखते। पहला, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। हाँ, ये सीधे निकल रहे हैं। अतः परमाणु का अधिकांश भीतरी भाग खाली होता है, एम्प्टी होता है। ये सब खाली भाग होता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि ये यहाँ पर कुछ नहीं है। हो गया। हाँ, दूसरा है अल्फा कणों का बहुत कम अंश बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। हाँ, बहुत कम कणों का बहुत कम अंश बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। ये हाँ विक्षेपित हो, इससे ज्ञात होता है, इससे पता चलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। हाँ, ये जो है धनावेशित, ये सब
धनावेशित भाग बहुत कम है, अतः परमाणु में धनावेशित केंद्र को नाभिक कहते हैं। ये जो है ये नाभिक है, धनावेशित भाग है, तो ये कम है। हाँ, और तीसरा है बहुत थोड़े अल्फा कण वापस है, बहुत थोड़े अल्फा कण वापस है। इस जिससे पता चलता है कि सोने के परमाणु का पूर्व धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। हाँ, ये इससे पता चलता है सोने के परमाणु का पूर्व धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ये वाला पोर्शन बहुत कम है, इसी वजह से ये वापस आ गया। हाँ, ये किरणें वापस आ गए, कठोर है वो टकरा के वापस आ गया, अतः नाभिक बहुत कठोर है। ये हो गया। अब यह अल्फा कणों को पार नहीं जाने देता है। चौथा है एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। संपूर्ण परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बहुत छोटा होता है, यानी नगण्य होता है। अब संपूर्ण परमाणु है और नाभिक जो है इतना छोटा सा है, तो इसके हिसाब से ये तो बहुत ही छोटा है, नगण्य है। अब हम बच्चों, अब नाभिक के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस।